अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूं। आज हम लेक्चर नंबर 6 में हमने ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस करने। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो था उसको हमने डिस्कस किया। अब इसमें जो ड्रॉबैक्स थे या जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, आज हमने उनको डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, ये ड्रॉबैक्स कैसे आए, इसका कोई जो आंसर है वो रदरफोर्ड के पास नहीं था। ठीक है, यानी नंबर 1 पे जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश की, जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब एटॉमिक मॉडल पेश किया तो कुछ साइंटिस्ट की तरफ से उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लगी, उनकी मॉडल के ऊपर, एटॉमिक मॉडल के ऊपर। जब ऑब्जेक्शन लगने के बाद रदरफोर्ड के पास उसका कोई आंसर नहीं था। जब आंसर नहीं था तो इसलिए इनके एटॉमिक मॉडल में ये ड्रॉबैक्स है, यानी कुछ साइंटिस्ट की तरफ से उनके एटॉमिक मॉडल पर ऑब्जेक्शन है। ये जो ऑब्जेक्शन है उसको जस्टिफाई करने के लिए रदरफोर्ड के पास कोई आंसर नहीं था, उसका आंसर वो नहीं दे सकता। ठीक है, रदरफोर्ड ने, बल्कि उसका जो आंसर है वो नील बोर एटॉमिक मॉडल में मौजूद है, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद नील बोर एटॉमिक मॉडल, जो नील बोहर ने इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में थोड़ा सा चेंजिंग किया। जितने भी साइंटिस्ट थे जिसने क्वेश्चन की थी, यानी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन की थी, उसका आंसर किसने दिया? नील बोहर ने। ठीक है, टोटल 3 ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। नंबर 1, Rutherford atomic model या Rutherford model of atom does not explain the stability of the atom. रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि एटम स्टेबल कैसे होता है, यानी बॉन्डिंग के बारे में भी इसने हमें नहीं बताया। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ पे स्टेबिलिटी से क्या इनका रिलेशन है, क्या ताल्लुक है? ठीक है, स्टेबिलिटी से इनका क्या ताल्लुक है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल लूज एनर्जी, this lose of energy slow down the speed of the electron and eventually the electron fall into the nucleus and the atom collapses. अच्छा, ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। रदरफोर्ड ने इस थ्योरी को जब पेश किया, पेश करने के बाद इसी दौरान फिजिक्स का एक मायानाज साइंटिस्ट था जिसका नाम मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसने पेश किया। किसने? मैक्सवेल ने। उसने क्या कहा था? फिजिक्स से रिलेटेड उसने थ्योरी पेश की। उसने ये कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, यानी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसने कहा था कि एग्जांपल आपके पास कोई चार्ज, इसको आप Q1 समझो या Q0 समझो, इसके अराउंड अगर कोई दूसरा चार्ज क्या करता है? मूव करता है। कोई दूसरा चार्ज यहां पे क्या करता है? मूव करता है। एग्जांपल, ये दूसरा चार्ज, इसको मैंने Q2 का नाम दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ये प्रैक्टिकली तौर पर प्रूव किया कि कोई भी चार्ज हो, यानी एक चार्ज हो, उसके अराउंड दूसरा चार्ज जब मूव करता है, मूव करने की वजह से यहां पे क्या होता है कि ये एग्जांपल एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी को रिलीज करने के बाद ये जो चार्ज है ये इसके साथ कोलैप्स होते हैं, मिल जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल ने कहा था और प्रैक्टिकली तौर पर साबित भी किया, प्रूव भी किया। ठीक है, एग्जांपल कैसे? उसने कहा था कि ये आपके पास एग्जांपल, ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहे हैं। यहां पे जो पाथ है आपके पास इस तरीके से ये स्पाइरल टाइप का बनेगा। कौन सा टाइप का ये पाथ बनेगा? स्पाइरल टाइप। इस तरीके से ये आखिर में इसके साथ कोलैप्स होते हैं, यानी Q2 चार्ज Q1 के साथ कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहें कि सर कैसे, ये मैक्सवेल ने थ्योरी पेश भी किया और उसके पास जस्टिफिकेशन भी था, प्रूफ भी था। ठीक है, प्रैक्टिकली तौर पर उसने साबित भी किया था। ठीक है, अब यहां पर स्पाइन के ऊपर रदरफोर्ड का जो मॉडल था, यहां पे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी। कैसे?
जितने भी साइंटिस्ट है उन लोगों ने कहा, जब आप कह रहे हो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों तो चार्ज ही पार्टिकल है, चार्ज के पार्टिकल है। ये रदरफोर्ड ने खुद कहा था। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई कि ठीक है, आप कह रहे हो, हम आपकी बात के ऊपर अमल भी करेंगे, ठीक है, जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं और वो एनर्जी क्या होता है, रिलीज भी करते हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी रिलीज होने के बाद ये आखिर कहां पे गिरते हैं, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में गिरने के बाद ये कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स का मतलब होता है खत्म होना, लेकिन एटम तो खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यहां पे इस पॉइंट के अंदर गलती थी, एटम खत्म नहीं हो सकते। जब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूव करने के बाद ये एनर्जी को रिलीज भी करता है, एनर्जी को रिलीज करने के बाद ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं, ठीक है, गिरता है, लेकिन आज तक जितने भी एटम है वो तो खत्म ही नहीं हो सकते, कोलैप्सेस नहीं हो सकते। तो इसका आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। बाद में नील बोहर ने इसका जो आंसर था वो अपनी एटॉमिक मॉडल में बता दिया, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 1। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी मैक्सवेल के बारे में जो मैंने बताया, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। उसी जमाने में ये थ्योरी मैक्सवेल ने पेश की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसने ये कहा था, उसने साबित भी किया था कि चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं, आखिर में वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यानी एग्जांपल वो कौन सी पाथ बनाता है, स्पाइरल। तो यहाँ पे भी तो चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। रदरफोर्ड से पूछा कि जब आप कह रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, यहाँ पे भी स्पाइरल पाथ बनाता है। जब स्पाइरल पाथ बनाता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एटम तो कोलैप्स नहीं करता है। इसका क्या रीजन है? तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई रीजन, इसका कोई आंसर नहीं था। यह था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, Rutherford model of atom does not describe anything about the distribution of the electron and the energies of the electron. अच्छा, फिर रदरफोर्ड ने कहा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, साइंटिस्ट ने उनके साथ माना कि जब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में मूव कर रहे हैं, यानी कोई भी एटम हो, एटम के अंदर एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नील बोहर ने कहा ठीक है रदरफोर्ड साहब, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेक किया, कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तो सेम, जो सेम शेल के अंदर थे उसका एनर्जी सेम था, लेकिन जो डिफरेंट शेल के अंदर थे उसका एनर्जी भी चेंज था। तो वहां से फिर रदरफोर्ड से क्वेश्चन किया, जब आप कह रहे हो कि यहाँ पे एक फिक्स पाथ है, वहां पे ये मूव करते, तो यहाँ पे इनका एनर्जी सेम क्यों नहीं है? इसका आंसर भी किसके पास नहीं था? रदरफोर्ड के पास, ठीक है। जो कि बाद में नील बोहर साहब ने कहा, नील बोहर साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ पे डिफरेंट पाथ मौजूद है जिनका नाम शेल है या ऑर्बिट्स। हर एनर्जी लेवल का, हर एनर्जी लेवल हो या शेल हो, उसका एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी के एल एम एन शेल, जितने भी शेल है, हर शेल का एनर्जी फिक्स होता है। लेकिन रदरफोर्ड ने तो कहा था कि एक फिक्स पाथ में मूव करता है। उसने ये नहीं बताया राकेश, एटम के अंदर 7 शेल है, 7 सर्कुलर पाथ है। उसने ये कहा था कि एक सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव करते। तो इसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। यानी यहां पे क्या कह रहे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उनके बारे में इसने कुछ नहीं बताया, और उनका जो एनर्जी है उनके बारे में भी नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्शन साइंटिस्ट की तरफ से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर लगा। तीसरा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम गिवन बाय एवरी एलिमेंट। उसने स्पेक्ट्रम को भी डिस्क्राइब नहीं किया। यहां पे भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी। क्यों लगी? क्योंकि रदरफोर्ड कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है और वो एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी को रिलीज करने के बाद, यानी कंटिन्यूसली फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने यहां पे क्वेश्चन की कि ठीक है रदरफोर्ड, आप कह रहे हो कि कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। जब कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है तो स्पेक्ट्रम कौन सा बनेगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट हो, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो नहीं बनाते हैं, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो बनाते हैं। तो इसका कोई इसके पास आंसर नहीं था। इसका आंसर भी नील बोहर ने हमें बताया। नील बोहर ने कहा कि आपने करना क्या है, आपके पास प्रिज्म है, ठीक है, और यहां से आपने व्हाइट लाइट को पास किया,
और ये व्हाइट लाइट कितने कलर में डिवाइड होता है? 7 कलर के अंदर। कितने कलर के अंदर? 7 कलर के अंदर। ये जो 7 कलर है, ये जो फेनोमेना, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। व्हेन द डिस्प्ले, यानी अच्छा इसका डेफिनेशन भी अगर आप अपने पास लिख रहे हो, लिख ले स्पेक्ट्रम का। द विजुअल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट कलर, द विजुअल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के फिर आगे टाइप्स है, लाइन स्पेक्ट्रम है, और उसको हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो भी, उसका लेक्चर भी हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हो, वहां पे हमने इसका लेक्चर अपलोड किया, ठीक है। लेकिन क्लास 9 में इसका कोई डिटेल नहीं है। जहां तक इसका डिटेल था उनके बारे में मैंने बता दिया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में भी हमें नील बोहर ने बताया। नील बोहर ने यहां से हमें बताया कि जब ये आपके पास एटम है, ये ग्लास, ये जो प्रिज्म है, ये आपके पास एटम है, यहां से जब हमने व्हाइट लाइट को पास किया, इसका मतलब ये कितने कलर के अंदर डिवाइड हुआ? 7 कलर। यहां से हमें पता चला कि किसी भी एटम के अंदर कितने शेल हो सकते हैं? 7 शेल। ये जो कलर में व्हाइट लाइट डिवाइड हुआ, यहां से हमें पता चला कि यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल मौजूद है। कितने? डिफरेंट एनर्जी लेवल, टोटल 7 शेल मौजूद है। यहां पे हमें इस प्रिज्म से जब लाइट पास किया, वो 7 कलर के अंदर डिवाइड हुआ, तो यहां से हमें पता चला कि किसी भी एटम के अंदर 7 एनर्जी लेवल मौजूद होते हैं, शेल मौजूद होते हैं। इसके रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो ये भी नील बोहर ने अपनी एटॉमिक मॉडल में बता दिया। उसने कहा था कि रदरफोर्ड ने जो कहा था कि कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, बल्कि उसने गलत कहा था, कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी रिलीज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक फिक्स शेल में मूव करता है, वो एनर्जी को ना रिलीज करता है ना एब्जॉर्ब करता है। हम आगे वो भी नील बोहर एटॉमिक मॉडल भी इसके बाद हमने डिस्कस करना है, वहां पे मैं आपको उसका जो डिटेल है वो भी समझाऊंगा कंसेप्ट से, ठीक है। वो भी इजी है। यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। जो 3 ड्रॉबैक्स थे, यानी 3 जो ड्रॉबैक्स है, उनके बारे में आपको डिटेल से बता दिया। नंबर 1 ड्रॉबैक्स ये था कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। दूसरा ड्रॉबैक्स ये था कि उन्होंने एनर्जी, डिफरेंट शेल के बारे में नहीं बताया, और डिफरेंट शेल जो डिवाइड है, और जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, यानी डिफरेंट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है, उनके बारे में भी हमें रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तीसरा जो आपके पास है, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। लाइन स्पेक्ट्रम को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। हर एलिमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को, यानी एग्जांपल, अगर हम किसी भी इंसान को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? डीएनए। लेकिन किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम से। लाइन स्पेक्ट्रम के बाद हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये एलिमेंट सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये पोटेशियम है, ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से इंसान का हम डीएनए टेस्ट करते हैं, और एलिमेंट का हम कौन सा टेस्ट करते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह भी एमसीक्यूज में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि कौन से स्पेक्ट्रम के थ्रू हम एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? तो लाइन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यह था आज का लेक्चर, ड्रॉबैक्स या डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।